हेलो फ्रेंड्स, आई एम इम्तियाज़ अंसारी। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम का टॉपिक हमारा चल रहा था। आज उसी सीरीज़ के अंदर मैं आज आपके सामने एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है जीडीपी एंड वेलफेयर। ये ज़्यादातर थ्योरेटिकली टॉपिक है और इसके अंदर एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी है जो एग्ज़ाम में 2 बार आ चुका है सीबीएसई क्लास 12th के अंदर। एक अलग टॉपिक है, इसके अंदर नेशनल इनकम के मेथड्स, प्रिकॉशंस, इन सब चीज़ों को हम नहीं पढ़ेंगे। और बड़ा अच्छा टॉपिक है ये, जो आजकल हमारी रियल लाइफ के अंदर यूज़ में लाया जाता है और ये यूज़ में होता है। और मैनी पॉलिटिशियंस हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, या न्यूज़ चैनल्स वगैरह वाले हैं, गवर्नमेंट होती है, वो सब इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करती है और अपने अपने परफॉर्मेंस के बारे में बताती है। देखो बच्चों, टॉपिक है जीडीपी एंड वेलफेयर। पहला वर्ड है जीडीपी। तो पहले मैं आपको जीडीपी के बारे में बताऊंगा। जीडीपी, जिसके बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुका कि द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। एक देश में एक साल में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, उनकी मार्केट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? उनकी मार्केट वैल्यू को हम जीडीपी बोलते हैं। दूसरा वर्ड है हमारे पास यहाँ पर वेलफेयर। वेलफेयर, जिसका मतलब हिंदी में क्या होता है? कल्याण। और वैसे इसका मतलब होता है अपलिफ्टमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, अपलिफ्टमेंट ऑफ द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग। लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना, मतलब कि जो स्टैंडर्ड है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का, वो पहले से बेटर हो रहा है या नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं? अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि देयर इज़ वेलफेयर, और अगर ऐसा नहीं होता तो हम कहते हैं कि वेलफेयर नहीं हो रहा। अब नॉर्मली मेरे बच्चों, आप ज़रा देखो, सोचने वाली बात है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी इससे। नॉर्मली वेलफेयर, किसी भी इकोनॉमी के अंदर वेलफेयर हो रहा है, और वेलफेयर से मिलते जुलते कुछ वर्ड्स और मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्योंकि हमारे सिलेबस में वेलफेयर वर्ड है, इसलिए मैंने यहाँ पर वेलफेयर लिखा। लेकिन वेलफेयर की जगह मैं एक वर्ड और लिखता हूँ, ग्रोथ। जबकि ग्रोथ और वेलफेयर दोनों वर्ड्स के अंदर डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर हम इसको सिमिलर सेंस में यूज़ करेंगे। ग्रोथ का मतलब भी क्या हो गया? बढ़ना है। और वेलफेयर का भी मतलब क्या है? अपलिफ्टमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, इसका मतलब, इसमें कॉमन बात क्या है? कॉमन बात ये है कि दोनों ही सिचुएशन के अंदर जो लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल है वो पहले से अच्छा होता है। अच्छा, अब किसी भी कंट्री के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है? अच्छा है या नहीं है? किसी भी कंट्री का वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है? अब इसको मेजरमेंट करने का तरीका क्या है? इंडिया तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा? अमेरिका तरक्की कर रहा है, ब्रिटेन कर रहा है, मतलब इंग्लैंड और उसके जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, जापान, चाइना, रशिया, ये सब डेवलपमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ये ग्रोथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे? इसको मेज़र करने का कोई तो तरीका होगा, कोई तो लॉजिक होगा, कोई तो इंडिकेटर होगा ना। और वो इंडिकेटर क्या है? जीडीपी। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यहाँ पर मैं एक ये वर्ड लिखता हूँ मैं, इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? सूचक, दर्शाने वाला। इंडिकेटर की जगह कभी कभी हम वर्ड इंडेक्स या इंडाइसिस भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इंडेक्स ही लिख देता हूँ क्योंकि ये एक है। इंडेक्स भी यूज़ करते हैं। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जनरली GDP is considered a good indicator of economic welfare and economic growth of any country। क्या समझे दोस्तों? कि GDP है ना, उसको हम एक अच्छा इंडिकेटर या अच्छा इंडेक्स मानते हैं। किसका? द इकोनॉमिक वेलफेयर और द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। मतलब कोई देश ग्रोथ कर रहा है, वेलफेयर कर रहा है, अपलिफ्टमेंट कर रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर हो रहा है। अब इसको मेज़र करने का तरीका क्या है? कैसे देखें? कंट्री तो बहुत बड़ी होती है ना, तो बहुत आसान तरीका होता है। जीडीपी अगर बढ़ेगा तो हम मानकर चलते हैं कि इकोनॉमी का वेलफेयर हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। और मेरे बच्चों देखो, गवर्नमेंट भी तो यही बताती है ना। आप देखते होंगे पॉलिटिक्स के अंदर एक रूलिंग पार्टी होती है और एक अपोजिशन में पार्टी होती है। तो रूलिंग पार्टी क्या कहती है? देखो, इस क्वार्टरली या इस एनुअली या हाफ ईयरली इस बार हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 6% से बढ़कर 8%, 7% या इतने परसेंट बढ़ गया। तो वो दिखा रहे हैं क्या? कि भाई देश का वेलफेयर हो रहा है। तो वेलफेयर को, ग्रोथ को किससे शो कर रहे हैं? जीडीपी से। अब मान लो किसी टाइम, जैसे कोविड-19 के दौरान 2020 के अंदर जीडीपी में काफ़ी कमी आई, परसेंटेज में काफ़ी कमी आई, तो अपोजिशन पार्टी क्या कहती है कि देखो, उसकी वजह से हमारा जीडीपी जो है वो कम हो गया। इसका मतलब वेलफेयर या ग्रोथ नहीं हो रहा। यही तो है ना। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि हम जीडीपी को वेलफेयर का एक अच्छा इंडिकेटर एज्यूम करके चल रहे हैं कि हाँ भाई, जीडीपी बढ़ेगा तो वेलफेयर है, अदरवाइज जीडीपी नहीं बढ़ेगा तो वेलफेयर या ग्रोथ नहीं है। समझे दोस्तों?
अब यहाँ पर अब हम इससे अभी तक हमने सिर्फ इतना सीखा कि जीडीपी और वेलफेयर में एक कनेक्शन है, और वो क्या है कि जीडीपी इज़ अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर और इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर जीडीपी बढ़ता है तो हम मानकर चलेंगे ग्रोथ एंड वेलफेयर हो रहा है, नहीं बढ़ता तो नहीं। लेकिन अब मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीडीपी क्या होता है, जीडीपी इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। एक देश में एक साल में जो भी प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना, उसे अगर हम उसे उसकी मार्केट वैल्यू निकाल लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीडीपी। जीडीपी यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है मेरे बच्चों मॉनिटरी पॉलिसी। नंबर 1 क्या है, मॉनिटरी पॉलिसी नहीं, मॉनिटरी जीडीपी, क्योंकि मॉनिटरी पॉलिसी भी होती है इसलिए वो कह दिया मैंने, मॉनिटरी पॉलिसी जीडीपी। एंड सेकंड वन इज रियल जीडीपी, रियल जीडीपी, और एक है मॉनिटरी जीडीपी और एक क्या है, रियल जीडीपी। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉनिटरी जीडीपी एंड रियल जीडीपी, इसको मैं बताता हूं और फिर इसके अंदर इन दोनों में डिफरेंस करता हूं, और इसके समझाने के लिए डिफरेंस मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। सपोज दैट इन 2016 इकोनॉमी में मान लीजिए कि 10,000 करोड़ गुड्स का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। देखो इकोनॉमी में ये मैंने एक सिंपल एग्जांपल बनाया हुआ है, इसको हम ये मानकर चलते हैं कि किसी भी इकोनॉमी में 10,000 करोड़ गुड्स का प्रोडक्शन हुआ। अगर हमें जीडीपी निकालना है तो जीडीपी क्या है, द मार्केट वैल्यू, मतलब इसको इसकी प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। सपोज दैट कि किसी भी एक कमोडिटी के एवरेज प्राइस कितने थे, 10, तो हमारा जो जीडीपी हो गया तो वो कितना हो गया, 1 लाख करोड़ हो गया, ठीक है दोस्तों, कितना हो गया, 1 लाख करोड़। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 2016 में आ गया। सपोज दैट 2017 के अंदर हमारा प्रोडक्शन तो 10,000 करोड़ ही रहता है, बट ड्यू टू राइज इन प्राइस, सपोज द प्राइस लेवल राइजेस एंड द एवरेज प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस टू ₹12, नाउ द जीडीपी वुड बी 1,20,000 करोड़। तो इन दिस सेंस we can say the GDP of an economy, of this economy increases from 2016 to 2017. डेफिनेटली पहले कितना था, 1 लाख करोड़, अब कितना हो गया, 1,20,000 करोड़। जीडीपी बढ़ गया ना, बढ़ गया। लेकिन कुछ समझदार बच्चों ने एक बात देखी होगी कि यार जीडीपी तो बढ़ गया, लेकिन गुड्स तो पहले भी उतनी थी, आज भी उतनी है। ये जीडीपी तो केवल किसकी वजह से बढ़ गया, ये तो केवल प्राइस के बढ़ने की वजह से बढ़ गया, ये तो केवल उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई, ठीक है ना। गुड्स तो पहले जितनी थी उतनी ही है, इस तरह से तो कोई वेलफेयर नहीं हुआ, समझे ना। तो बात समझ में आई ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। चलो एक एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। सपोज दैट 2018 की बात अगर हम करें, हमारा प्रोडक्शन बढ़कर हो जाता है 15,000 करोड़ गुड्स का, एंड ड्यू टू राइज इन प्राइस ऑल्सो द प्राइस ऑल्सो राइजेस टू ₹15, एवरेज प्राइस राइजेस टू 15। सपोज दैट की प्रोडक्शन इतना होता है, प्राइस कितने हो गए, 15। अब दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 2,25,000 करोड़। अब हमारा जीडीपी फिर से बढ़ गया। नाउ सपोज वी वांट टू कंपेयर द जीडीपी ऑफ 2018 विद रिस्पेक्ट टू 2016। देखो जब कभी भी हम जीडीपी को कंपेयर करते हैं ना, किसी भी आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा इंडेक्स नंबर, और इंडेक्स नंबर में क्या होता था, एक बेस ईयर और एक क्या होता था, करंट ईयर। तो जब भी हम किसी भी ईयर को, करंट ईयर का मतलब ये नहीं है कि 2021 जो चल रहा है ये वो होगा, क्योंकि ये वीडियो मैं 2021 में शूट कर रहा हूँ अभी, तो ये करंट ईयर का मतलब ये नहीं है। करंट ईयर वो जिस लेटेस्ट ईयर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। सपोज 2018 के बारे में हम देखना चाहते हैं तो ये हमारा करंट ईयर है, और वी हैव टू कंपेयर, और हमें कंपेयर करना है 2016। अब देखो दोस्तों 18 में क्या हुआ, प्रोडक्शन गुड्स बढ़ गई, प्राइस भी बढ़ गए, जीडीपी भी बढ़ गया। अब इस वाले जीडीपी को देखकर हम कहेंगे हाँ भाई जीडीपी हमारा 1 लाख से, क्योंकि कंपेयर तो किससे करना है, 16 से, तो अब हम कहेंगे हाँ भाई 16 के कंपेयर में 18 के अंदर हमारा जीडीपी कितना हो गया, पहले 1 लाख था, अब हो गया 2,25,000। समझे दोस्तों। इस तरह से ये तो 2 गुने से भी ज़्यादा बढ़ गया। देखो 1 लाख का डबल कितना होता है, 2 लाख, और ये उससे भी ज़्यादा बढ़ गया, मोर देन 2 टाइम्स। लेकिन ज़रा इधर देखो, क्या गुड्स 2 टाइम्स बढ़ी, 10,000 15,000, ओनली 2 टाइम्स नहीं, ये तो केवल 50% बढ़ा है, ये तो केवल डबल भी नहीं हुआ, ये तो डबल भी नहीं हुआ, और वो तो डबल से भी ज़्यादा हो गया। परसेंटेज की बात करोगे ना तो वो 125% बढ़ा है, और ये ओनली कितना 50% बढ़ा है। और वैसे देख लो ये तो डबल भी नहीं हुआ, 10 से 20 भी नहीं हुआ, और वो तो डबल से भी ज़्यादा हो गया। पता है क्या क्यों हुआ दोस्तों,
ये जो 2,25,000 आया है ना, ये प्रोडक्शन की वजह से तो बड़ा है, ये प्राइस की वजह से भी बड़ा है। इसमें दोनों इफेक्ट हैं, इसमें प्राइस का भी इफेक्ट है और इसके अंदर किसका इफेक्ट है, प्रोडक्शन का भी इफेक्ट है। लेकिन अब हमें रियल में कंपेयर करना है कि भाई 2018 में जो 2016 के कंपैरिजन में जीडीपी कितना बढ़ा। तो देखो क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि 2018 का निकालना है एट 2016। अब हमें 2018 का निकालना है और वो भी किस पर, 2016 के बेस पर। तो 2018 में प्रोडक्शन कितना हुआ, 15,000, तो 15,000 करोड़ मैंने यहाँ पर लिख दिया। किस बेस पर निकालना है, 2016, तो 2016 में प्राइस क्या थे, 10 रुपीज़ थे, तो मल्टीप्लाई किससे करूँगा मैं, ₹10, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, ₹10, और मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 1,50,000 करोड़। अब आप फर्स्ट को लास्ट से कंपेयर करो, कंपेयर द जीडीपी, 1 लाख से कितना हो गया, 1,50,000, 1.5 टाइम्स, 1.5 गुना, 1.5 टाइम्स, ठीक है ना। और इधर प्रोडक्शन कितना था, 10,000, कितना हो गया, 15,000, ये भी 1.5 टाइम्स, 1.5 गुना। तो दोनों तरफ से टैली हो गया। इसका मतलब ये वाला जो जीडीपी है 2018 एट 2016, ये वाला जो जीडीपी है ना, ये सही है, एक अच्छा इंडिकेटर है, जबकि ये वाले अच्छे इंडिकेटर नहीं है। देखो ये वाला अच्छा इंडिकेटर क्यों नहीं है, क्योंकि नाउ इन 2017 जीडीपी राइजेस ओनली ड्यू टू राइज इन प्राइस, केवल प्राइस की वजह से बढ़ गया। और ये भी अच्छा नहीं है, क्यों अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें प्राइस की वजह से भी बढ़ा है और ये प्रोडक्शन की वजह से भी बढ़ा है। एक्चुअल वेलफेयर कब होता है, प्राइस के बढ़ने से, नो। एक्चुअल तो कब होता है वेलफेयर, जब एक्चुअल में हमारा जीडीपी बढ़ता है। तो हम क्या करें, हम आज के प्रोडक्शन को हम उससे कंपेयर करें जब से हमें, उससे मल्टीप्लाई करें जब से हमें कंपेयर करना है। पता है दोस्तों, ये ठीक वही बिल्कुल ईजी एग्जाम्पल है। देखो दोस्तों, एक बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे जब मैं स्कूल जाता था 11th और 12th में, तो मुझे 5 रुपये मिलते थे, ठीक है, और उस 5 रुपये के अंदर मैं एक ब्रेड पकौड़ा और एक सॉफ्टी खा लिया करता था, ठीक है। अब आप स्कूल जाते हो, लगभग आपको अप्रोक्सीमेटली मान लो कि 50 रुपीज़ मिलते हैं, ठीक है ना। तो अब एक बात बताओ, मुझे 5 रुपीज़ में मैं एक ब्रेड पकौड़ा अच्छी क्वालिटी का बता रहा हूँ मैं आपको, और एक सॉफ्टी भी एक अच्छी क्वालिटी की मैं खा लेता था अपने स्कूल के अंदर, दरियागंज में, दिल्ली में। तो अब अगर मुझे, अब लेकिन क्या वो चीज़ आज आपको 5 रुपये में मिल जाएगी, बिल्कुल नहीं। अब हमें कंपेयर करना है, तो दो तरीके हैं ना, या तो तब जो मैं चीज़ परचेज करता था उनको आज के प्राइस पर कंपेयर कर लो, या फिर आज जो चीज़ें मैं परचेज कर रहा हूं उनको तब के प्राइस पर कंपेयर कर लो। इसका मतलब या तो बेस को करंट पर ले आओ या करंट को बेस पर ले आओ, एक्चुअल कंपैरिजन तब होगा। आप कहते हो मुझसे कि आपको तो 50 रुपीज़ मिलते हैं, आपको तो केवल 5 रुपीज़ मिलते थे, आपको तो 10 टाइम्स ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा मिल रहे हैं आपको। लेकिन एक बात बताओ, क्या आप मुझसे 10 गुना ज़्यादा चीज़ें खरीद लोगे? क्या आप 10 ब्रेड्स एंड 10 सॉफ्टीज परचेस कर लोगे 50 रुपीज़ में? पॉसिबल ही नहीं है। तो कंपेयर करने का तरीका क्या है, या तो बेस को करंट में ले आओ या करंट वाले को बेस में ले आओ, वही तो हमने यहाँ पर किया है। सॉरी, क्या किया है हमने, करंट ईयर के प्रोडक्शन को हमने बेस ईयर से मल्टीप्लाई किया। अब मेरे दोस्तों, मॉनेटरी जीडीपी सुन लो, ये ऊपर के तीनों जो हैं, ये तीनों के तीनों मॉनेटरी जीडीपी हैं। क्यों है? क्योंकि इसमें हमने, जब भी हमने प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई किया तो हमने मल्टीप्लाई किया करंट ईयर प्राइस से। कौन से? करंट ईयर प्राइस, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला है, ये लास्ट वाला कौन सा कहलाएगा, रियल जीडीपी। और क्योंकि जब भी हमने इसके अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया बेस या फिर फिक्स्ड। बेस, इसके दो नाम है, या तो बेस या फिक्स्ड ईयर प्राइस। इसको बेस ईयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेस जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। फिक्स इसलिए क्योंकि अगर मान लो हम 2018 की जगह 17 को भी कंपेयर करेंगे तो ये हमारा फिक्स रहेगा बेस, ठीक है ना। बेस ईयर होता है, इंडियन गवर्नमेंट हमेशा अपना एक बेस ईयर लेकर चलती है जिससे हम अपने जीडीपी को कंपेयर करती है। प्रेजेंटली 2015 को 15-16 को बेस ईयर माना जाता है, अभी प्रेजेंटली 2021 तक, ठीक है ना। टाइम के अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहता है। तो दोस्तों, मॉनेटरी जीडीपी को डिफाइन करता हूं मैं। मॉनेटरी जीडीपी इज दैट वैल्यू इज इन विच द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय द सेम ईयर प्राइस बाय द करंट ईयर प्राइस, ठीक है। या मॉनेटरी जीडीपी क्या है? द करंट ईयर मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर।
समझे। एंड इन मॉनेटरी जीडीपी द प्रोडक्शन ऑफ द करंट ईयर इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय द सेम ईयर प्राइसेस। देखो यहाँ पर भी सेम ईयर प्राइस, यहाँ पर भी सेम ईयर प्राइस, यहाँ पर भी सेम ईयर प्राइस, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जीडीपी एट द करंट ईयर प्राइस। इसका दूसरा मॉनेटरी जीडीपी का दूसरा नाम क्या हो गया, जीडीपी एट द करंट ईयर प्राइस। समझे ना, मतलब सिंपल ये है। मैं हमेशा आपको बताता हूँ बेटा, जितनी भी मैं डेफिनेशंस यहाँ बताता हूँ ये सब आपको मेरे नोट्स के अंदर अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। आप मुझसे नोट्स लेने के लिए मुझे कांटेक्ट कर चुके हो, मैं डिफरेंट क्लासेस में अपने कांटेक्ट नंबर शेयर कर चुका हूँ, अभी भी कर दूंगा। फिलहाल इन रियल जीडीपी इज द बेस ईयर वैल्यू, क्या कह सकते हैं, द बेस ईयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। एक देश में एक साल में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उनके बेस ईयर की वैल्यू को हम रियल जीडीपी कहते हैं, या फिर इन अदर वर्ड्स इन रियल जीडीपी द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय द बेस ईयर प्राइस। उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, बेस ईयर प्राइस, एंड दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड जीडीपी एट द फिक्स्ड ईयर प्राइस या जीडीपी एट द बेस ईयर प्राइस, ये इसका दूसरा नाम भी हो गया। समझे दोस्तों, तो ये दोनों में डिफरेंस आ गया। अब हम बात करते हैं अपने पुराने उसी टॉपिक की कि जीडीपी इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर, ठीक है। अब लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था मैं आपको बताता हूँ। एक पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था, डिफरेंशिएट बिटवीन द मॉनेटरी जीडीपी एंड रियल जीडीपी एंड विच वन ऑफ दीज इज अ गुड इंडिकेटर, इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर या सोशल वेलफेयर। समझ गए, दोनों में डिफरेंस करो, इनमें से बेटर इंडिकेटर कौन सा है। तो दोस्तों अब तो तुम्हें समझ में आ गया हो गया ना बेटर इंडिकेटर कौन सा एंड वाई, क्यों। तो हम दोनों में डिफरेंस क्या करेंगे, दोनों की डेफिनेशन देंगे, उसके बाद में बताएंगे कि रियल जीडीपी इज कंसिडर्ड अ बेटर द गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर ऑफ एनी इकोनॉमी, एंड रीजन इज क्योंकि इट इज इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय चेंज इन प्रोडक्शन, it rises only when the production of goods and services rises, it is not affected by change in price। समझ गए ना कि प्राइस में चेंज होगा इससे इफेक्ट नहीं पड़ता, और ये किससे इफेक्टेड होता है, ये होता है जब प्रोडक्शन आउटपुट में चेंज होता है। और ये बेटर क्यों नहीं है, बिल्कुल इसका अपोजिट, क्योंकि इट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय चेंज इन प्राइस, ये प्राइस बढ़ने पर भी बढ़ जाता है, ठीक है ना, ये प्राइस बढ़ने पर भी बढ़ जाता है, बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, जीडीपी वेलफेयर का इंडिकेटर है, मगर दोनों में से कौन सा बढ़िया ये। एक बात और बताता हूं, इस मॉनेटरी जीडीपी का एक नाम और है मेरे दोस्तों, जिसको हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। क्या बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल का मतलब हिंदी में होता है नाम मात्र, नाम मात्र का मतलब होता है केवल नॉमिनल कहने के लिए। अब देखो ना 1 लाख से 120,000 हो गया ना, ये तो केवल दिखने के लिए हुआ ना, दिखावे के लिए हुआ ना, आउटपुट तो पहले भी जितना था उतना ही था। सपोज दैट आप स्कूल जा रहे हो ना, आपको 50 रुपीज़ मिलते हैं, अब वही गुड्स एंड सर्विसेज महंगी हो जाती हैं, तो आपके जो घर वाले हैं, आपके पेरेंट्स आपको देते हैं 70 रुपीज़ या 80 रुपीज़, लेकिन आप उतना ही परचेज कर सकते हो जितना पहले परचेज करते थे, आपकी गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बढ़ेंगी। तो क्या होगा, घर वाले क्या कहेंगे कि बेटा तुझे पहले 50 देते थे, अब कितने दे रहे हैं, 80 रुपीज़, देख बढ़ गई तेरी पॉकेट मनी। तो आप क्या कहोगे, नाम के लिए बढ़िए, नॉमिनल बढ़िए, चीज़ें तो उतनी आती हैं, तो यही तो बात है, नाम के लिए बढ़िए, आउटपुट तो इतना ही है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एक छोटी सी बात और आती है दोस्तों कि इन दोनों को, ये दोनों में डिफरेंस आ गया, एक न्यूमेरिकली एक फॉर्मूला, एक टॉपिक निकलता है यहाँ पर, जिसका नाम क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर। देखो जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर, देखो ये क्या है, सबसे पहले आप इतना ध्यान रखें कि ये एक इंडेक्स है। ये क्या है, इंडेक्स। अब ये इंडेक्स क्या होता है, जिन लोगों ने 11th क्लास में स्टेट्स पढ़ी है तो उसमें लास्ट चैप्टर था स्टेटिस्टिक्स में इंडेक्स नंबर। देखो इंडेक्स नंबर क्या होता है, इंडेक्स नंबर एक स्टेटिस्टिकल टूल है जो बेस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में होने वाले चेंजेस को मेजर करता है, या बेस ईयर की चीज़ों को करंट ईयर में कन्वर्ट करता है। दोस्तों जीडीपी डिफ्लेटर एक इंडेक्स है। देखो इसके बारे में 2-3 बातें याद रखना, बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है इसका, 1 मार्क्स के अंदर इसका मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, और अगर न्यूमेरिकल आता है तो वो 3 मार्क्स में, जो इजीली हो जाएगा। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर, सबसे पहले तो आप इसमें एक बात याद रख लो, जीडीपी डिफ्लेटर इज एन इंडेक्स, ये एक इंडेक्स है, और इंडेक्स का काम क्या होता है, बेस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में होने वाले चेंजेस को मेजर करना। ठीक है, तो ये भी बेस ईयर, अब बेस ईयर वाले जीडीपी को हम क्या बोलते हैं, रियल जीडीपी, और करंट ईयर वाले को क्या बोलते हैं, मॉनेटरी जीडीपी। तो 2 बातें याद रखना, जीडीपी डिफ्लेटर इज एन इंडेक्स विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट
द मॉनिटरी जीडीपी इनटू द रियल जीडीपी। इन दोनों में से बेटर कौन सा है? वो वाला ना, ये बेटर नहीं है। तो अगर हमारे पास ये गिवन है तो हमें उसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जीडीपी डिफ्लेटर एक इंडेक्स है विच इज यूज टू कन्वर्ट मॉनिटरी जीडीपी। क्या करेंगे? उसके अंदर हम मॉनिटरी जीडीपी को कन्वर्ट करेंगे। किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे? रियल में। देखो रियल जीडीपी, रियल का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? बेस ईयर, फिक्स्ड ईयर, और बेस हमेशा कहाँ होता है? अपॉन में। और क्योंकि ये इंडेक्स है और इंडेक्स की वैल्यू ऑलवेज अबव 100 होती है तो इनटू में इससे क्या करेंगे? 100। अब ये एक फॉर्मूला बन गया। जीडीपी डिफ्लेटर एक इंडेक्स है विच इज यूज टू कन्वर्ट मॉनिटरी जीडीपी इनटू द रियल जीडीपी। एक बात तो ये याद रखो। दूसरा बाय फॉर्मूला याद कर सकते हो आप कि जीडीपी डिफ्लेटर इज द परसेंटेज, 100 को क्या बोलते हैं? परसेंटेज, परसेंटेज रेशियो, अपॉन को क्या बोलते हैं? रेशियो, द परसेंटेज रेशियो ऑफ मॉनिटरी जीडीपी एंड रियल जीडीपी। समझे दोस्तों? तो मतलब आपको ध्यान रखना है इन दोनों में से ये बेटर होता है। तो अगर हमें ये वाला गिवन है तो हमें उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए एक टर्म यूज की जाती है, एक इंडेक्स नंबर यूज किया जाता है जिसका नाम है जीडीपी डिफ्लेटर, जो क्या है? द रेशियो, द परसेंटेज रेशियो ऑफ द मॉनिटरी जीडीपी एंड रियल जीडीपी। अब फॉर्मूले के अंदर तीन चीजें हैं, जीडीपी डिफ्लेटर 1, मॉनिटरी 2, रियल 3। पता है न्यूमेरिकल किस तरीके का था? 1 2 3, इनमें से कोई भी दो चीजें क्या है? गिवन है, और थर्ड वन इज मिसिंग। तो आप क्या करोगे? आप क्वेश्चन आप अपनी बुक में देखना, उन क्वेश्चन को इन तीनों में से कोई भी दो चीजें आपको गिवन है, 30 आप उनमें पुट करके वैल्यू रखकर आप थर्ड वन को कैलकुलेट इजीली कर सकते हो। समझे ना दोस्तों? तो मैंने आज आपको जीडीपी और वेलफेयर के बारे में बताया। तो मेरे दोस्तों देखो, मैं इस क्लास को अब एंड करता हूं, लेकिन अभी ये कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हुआ। इस कॉन्सेप्ट को मैं आगे बढ़ाऊंगा अगली क्लास के अंदर मेरे दोस्तों, या फिर मैं अभी इसको कंप्लीट कर देता हूं, अभी फुल कर देता हूं मैं इसको। ठीक है, देखो मैंने अभी आपको बताया कि जीडीपी वेलफेयर एक कॉन्सेप्ट है। वेलफेयर का मतलब अपलिफ्टमेंट है, ग्रोथ है। ठीक है ना? वेलफेयर कैसे पता लगेगा? कौन हमारी इंडिया तरक्की कर रहा है, वेलफेयर हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, ये हमारे जितने भी नेता हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, किसी का नाम नहीं लूंगा, सब क्या चिल्लाते रहते हैं? देखो जीडीपी बढ़ गया, जीडीपी बढ़ गया। तो जीडीपी से ही तो जीडीपी को इंडिकेटर बना रखा है। मगर जीडीपी कितने तरीके का है? दो, नॉमिनल, रियल, मॉनेटरी एंड रियल। इसमें क्या होता है? करंट ईयर से मल्टीप्लाई करो, मगर ये तो प्राइस से बढ़ जाता है, ये तो इंडिकेटर है नहीं। तो बेटर इंडिकेटर कौन सा है? जिसमें करंट ईयर के प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे बेस ईयर से, इसका नाम क्या है? रियल। दोनों में से कौन सा बेटर है? ये। और दोनों के बीच में क्या आता है? जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है दोस्तों, और ये मॉनिटरी रियल को कन्वर्ट करता है, दोनों का रेशियो है। समझे दोस्तों? तो अब मैं इसको यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ और इस क्लास को अब मैं यहीं पर पूरा करूँगा। और अब और इंटरेस्टिंग बातें पता लगेंगी मेरे बच्चों। देखो ये बड़ी अच्छी, ये जो मैं क्लास है ना, ये मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ना, आप बिलीव करना, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। और मैं चाहता हूँ कि ये ना सभी लोगों को पता लगे, सभी इंडियंस को पता लगे, ताकि इंडियंस जो है ना वो कई लोगों के बहकावे में ना आए। पता है अब जो मैं टॉपिक आपको बताना चाह रहा हूँ वो क्या है? देखो मैंने अभी आपको एक सिंपल सी बात बताई, वेलफेयर हो रहा है तो जीडीपी का बढ़ना माना जाएगा। जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, ठीक है। सारे नेता, सारे पॉलिटिशियन, सारी गवर्नमेंट बड़े खुश हैं, मीडिया वाले सारे लोग बड़े खुश हैं, जीडीपी बढ़ रहा है। देखो इंडिया का जीडीपी टॉप 5 कंट्रीज के अंदर आ गया, और आया हुआ है डेफिनेटली प्रेजेंटली। इंडिया का जीडीपी नंबर 5 पर है। पूरी दुनिया में 200 प्लस कंट्रीज हैं, उनमें इंडिया का जीडीपी कौन से नंबर पे? नंबर 5 पर। मेरे दोस्तों मुझे बस एक बात बता दो, चलो इंडिया का जीडीपी नंबर 5 पे पहुंच गया, आप मुझे बताओ कि इंडिया के लोगों का स्टैंडर्ड दुनिया में नंबर 5 पर है क्या? बताओ, अगर हमारा जीडीपी नंबर 5 पर है तो स्टैंडर्ड भी हमारा 5 पे होना चाहिए। क्या हमारे लोगों की एजुकेशन नंबर 5 पर है क्या? क्या हमारे लोगों का अपलिफ्टमेंट, हमारे लिए जो फैसिलिटीज, हमारे लोगों का जो एक्चुअल वेलफेयर है, क्या वो नंबर 5 पर है? नहीं। जब ऐसे देखते हैं तब तो हमारा नंबर 150 के भी बाद में आता है हमारा नंबर। तो क्या क्या मतलब समझे भाई? जीडीपी से ही केवल वेलफेयर का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जीडीपी से बढ़ना ही वेलफेयर है, ग्रोथ है। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि दिस इज द कंप्लीट पिक्चर ऑफ वेलफेयर, तो मैं कहूँगा नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है जैसा हमारे इंडिया में हो रहा है। क्या हो रहा है? जीडीपी तो बढ़ रहा है, नंबर 5 पर पहुंच गया, लेकिन लोगों का वेलफेयर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि कुछ कमियां हैं, और उन कमियों को हम पता है क्या बोलते हैं? लिमिटेशंस। एग्जाम में जरूर आती हैं ये, कोई एक लिमिटेशन 3 मार्क्स के अंदर आती हैं, 3 मार्क्स में आती है, कोई भी एक सिंगल आती है, कभी 2 या 3 नहीं पूछता। लिमिटेशंस,
ये लिमिटेशंस किसकी हैं? ये लिमिटेशंस हैं किसकी? जीडीपी की, लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी की, जीडीपी की लिमिटेशंस है। क्यों? क्योंकि जीडीपी क्या है? एज एन इंडिकेटर। जीडीपी क्या है? एज एन इंडिकेटर। इंडिकेटर है वो किसका? किसका इंडिकेटर है? इकोनॉमिक या सोशल वेलफेयर। हम भाई एक बात बताओ, हम भाई जीडीपी को क्या मानकर चल रहे हैं? एक इंडिकेटर मानकर चल रहे हैं ना। लेकिन जीडीपी बढ़ने के बाद भी देयर आर सम सिचुएशन जहां पर जीडीपी बढ़ने के बाद भी हमारा वेलफेयर नहीं होता, तो वो क्या है? कमी है ना। देखो पहला पॉइंट मैं आपको समझाता हूं, बड़े ध्यान से समझना, एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 1 पॉइंट इज कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना, जीडीपी में योगदान। अब मेरे दोस्तों मैं आपको एक देखो बड़ी कॉमन सी बात बता रहा हूं आपको। देखो हमारे देश का जीडीपी नंबर 5 पे पहुंच गया ना, लेकिन एक बात बताऊं मैं बेटा, हमारे देश का जीडीपी जो नंबर 5 पर पहुंचा है ना, ये किसकी वजह से पहुंचा है? ये पहुंचा है उन रिच पर्सन्स की वजह से, जो बिरला है, टाटा, अंबानी, अडानी, बाबा रामदेव, ठीक है ना, टाटा, जितनी भी बड़े बड़े जो जितने क्रिकेटर्स, जितने एक्टर एक्ट्रेस जो करोड़ों अरबोंपति हैं, ठीक है ना, ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं भाई, उनकी वजह से हमारा जीडीपी बढ़ रहा है ना। आप एक बात बताओ, जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो गरीब लोग हैं, क्या उनका इतना कंट्रीब्यूशन है क्या? नहीं ना, तभी तो नंबर 5 पर पहुंच गया। आप देखो कंपोजिशन इन जीडी कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी के अंदर ये बताया जाता है कि सोसाइटी के जो डिफरेंट क्लासेस है ना, उनका जीडीपी में कितना कितना कंट्रीब्यूशन है। ये जो कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी है, ये बात करता है इक्वेलिटी और अनइक्वेलिटी की। ये करता है किसकी? इक्वेलिटी है, इक्वेलिटी और इनइक्वेलिटी, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, इफ द जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी इंक्रीजेस बट द कंपोजिशन ऑफ जीडीपी बिकम अनइक्वल, द कंपोजिशन ऑफ जीडीपी बिकम अनइक्वल या इनइक्वल, ठीक है ना। तो अगर कंपोजिशन जो है वो बिकम अनइक्वल, वो असमान हो जाती है। अनइक्वल का मतलब क्या हो गया? द रिच आर गेटिंग द हायर पार्ट, द लार्जर पार्ट ऑफ द जीडीपी। रिच अमीर लोगों के पास कितना कितना हिस्सा है? हायर पार्ट, लार्जर पार्ट ऑफ द जीडीपी। वाइल द मेजर सेक्शन ऑफ द जीडीपी ऑफ सोसाइटी, द मेजर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी मतलब द पुअर पीपल, मिडिल क्लास पीपल, लोअर मिडिल क्लास पीपल, उनका जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? बहुत कम है। तो बेनिफिट किसको जा रहा है? रिच पर्सन को। ऐसा समझ लो, जो टॉप के 80% जो 80% जीडीपी है ना, 80% ऑफ जीडीपी है ना, वो तो किसको जा रहा है? केवल 20% जो रिच है ना, उन लोगों के जा रहा है, उन लोगों के पास है। 80% पैसा, 80% जो है वो कितने के पास है? ओनली 20। तो 20% किसके पास होगा? 80% के पास। इसका मतलब क्या है कि देयर इज ए गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर, और जो गैप है ना वो गेटिंग वाइडर एंड वाइडर, बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है। मैं आपसे कहता हूं कि अगर हम ये कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी दुनिया में नंबर 2 पर पहुंच जाएगी 2031 में, अरे भाई मैं कहता हूं नंबर 1 पर भी पहुंच जाए, लेकिन अगर ये जो कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी में रिच और पुअर का गैप, इनइक्वालिटी, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है ना, अगर वो अनइक्वल होता रहा तो क्या मतलब है भाई? अमीर और अमीर हो रहे हैं जिनके पास पैसा है, और गरीब तो गरीब हो रहे हैं। अब मुझे ईमानदारी से बता दो, क्या ये वेलफेयर है? क्या नहीं। जीडीपी में तो पहुंच जाओगे टॉप पर, लेकिन वेलफेयर नहीं हो रहा। अब भी लोग भूखे मर रहे हैं, अब भी पॉवर्टी है, अब भी अनएम्प्लॉयमेंट है, अब भी लोग प्राइस राइज से परेशान है, अब भी लोगों को एजुकेशन फैसिलिटी, हेल्थ की फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। फिर किस बात का वेलफेयर? नंबर 2 पर पहुंच गए, नंबर 1 पर पहुंच गए, समझे ना। तो जीडीपी इज नॉट ऑलवेज अ गुड इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। देयर इज फर्स्ट लिमिटेशन। ये हमारी कौन सी है? फर्स्ट लिमिटेशन है। कौन सी है? कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, समझे ना। तो बात समझे ना। कोई कितना भी कह दे, ये पॉइंट मैंने इसलिए डिटेल में समझाया, कोई कितना भी कह दे भाई जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी, अरे बढ़ने भाई, जीडीपी बढ़ रहा है, ये तो पता किसकी वजह से बढ़ रहा है? गरीब लोगों को क्या मिल रहा है उससे? उनका कंट्रीब्यूशन कितना है? वेलफेयर तो जब हो ना, जब सबका साथ सबका विकास, योगदान हो, केवल बातें नहीं हो, काम हो, समझे ना। अब कह तो दिया सबका साथ सबका विकास, साथ अमीरों का चल रहा है और विकास गरीबों का हो नहीं रहा, डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, तो ये लिमिटेशन कहलाएगा। दूसरी बात, सेकेंड लिमिटेशन इज कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी,
कंपोजिशन ऑफ जीडीपी का मतलब होता है जीडीपी की संरचना बनावट, जीडीपी में कौन कौन सी गुड्स हैं। देखो मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी का मतलब जैसे हमारे पास हमारा जीडीपी ये है, अब इसके अंदर तरह तरह की गुड्स हैं, ये अलग अलग तरीके के गुड्स के पार्ट बना दिए, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे इसके अंदर कुछ कंज्यूमर गुड्स हैं, अच्छी होती हैं, कुछ कैपिटल गुड्स होती हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी होती हैं, कुछ वॉर टाइम्स होती हैं, भाई वॉर टाइम डिफेंस के लिए होती हैं, किसके लिए होती हैं, डिफेंस के लिए। इसके अलावा कुछ डिफेंस है तो कुछ जैसे कुछ ऐसी होती हैं जो डेंजरस, जो हानिकारक है हमारे लिए, और भी कुछ होती होंगी, ठीक है ना, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स हैं इसके अंदर। तो देखो कंपोजिशन ऑफ जीडीपी की बात अगर हम करें, देखो कंपोजिशन ऑफ जीडीपी में ये बताया गया है कि इफ द जीडीपी कंसिस्ट कंज्यूमर गुड कैपिटल गुड्स, अगर उसमें कंज्यूमर गुड्स है कैपिटल गुड्स है, बोथ विल इंक्रीज द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी, दोनों ही गुड्स से इकोनॉमी का वेलफेयर होगा, कंज्यूमर से कंज्यूमर का, और कैपिटल गुड्स से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और उससे प्रोडक्शन एक्टिविटीज आगे बढ़ेंगी। लेकिन कंपोजिशन ऑफ जीडीपी में ये बताया है कि इफ देयर आर डेंजरस गुड्स जो हैजार्डस टू हेल्थ, हमारी हेल्थ के लिए क्या है, हानिकारक है, जैसे शराब है, सिगरेट है, या फिर केमिकल एक्सप्लोजिव से या केमिकल से बनी हुई कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे हेल्थ के लिए कुछ डेंजरस हैं। अगर इनका प्रोडक्शन ज़्यादा है और जीडीपी हमारा बढ़ गया तो भाई इनका प्रोडक्शन करने से जीडीपी तो बढ़ जाएगा हमारा, लेकिन वेलफेयर नहीं होगा। ऐसे मेरे बच्चों वॉर एंड डिफेंस, देखो वॉर युद्ध होना दूसरे देशों से, या डिफेंस पर, जैसे हमारे इंडिया पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, तो ये हमें परेशान करते रहते हैं बाउंड्री लाइन पर, तो हमें डिफेंस के ऊपर भी खर्चा करना है, वेपन्स भी खरीदने होते हैं हमें, जैसे अभी हमने राफेल ख़रीदा था, तो ये भी खरीदने होते हैं। मेरे दोस्तों ये चीज़ें देखो हमारे जीडीपी में इंक्लूड होंगी, हमारे जीडीपी को बढ़ाएंगी, मगर ये जो है ना, दीज गुड्स, द प्रोडक्शन ऑफ दीज गुड्स डू नॉट हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के वेलफेयर पर इनका कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता। मेरे दोस्तों एक बात बताओ, भारत ने राफेल खरीद लिया, क्या पेट भर गया तुम्हारा? खाना नहीं खाओगे, पानी नहीं पियोगे, खाना तो खाओगे ना, पानी तो पियोगे ना, काम पर तो जाओगे ना, ठीक है ना। भारत ने डिफेंस के ऊपर इतने इतने करोड़ अरब रुपए खर्च किए, क्या हुआ? क्या गरीबों का पेट भर गया? गरीबों की गरीबी कम हो गई, पॉवर्टी कम हो गई, क्या कहते हैं, कोरोना पेशेंट ठीक हो गए? हो गए क्या? नहीं ना। तो लोगों के वेलफेयर पर डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ा। तो कंपोजिशन ऑफ जीडीपी में यही बताया है कि इफ़ देयर इज डेंजरस वॉर टाइम्स डिफेंस एक्सपेंडिचर या डिफेंस प्रोडक्शन ऑफ दीज गुड्स कंसिस्ट इन जीडीपी, सो देयर विल बी नो डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द वेलफेयर। डायरेक्ट बोल रहा हूँ, इफेक्ट पड़ता है बट डायरेक्ट नहीं, तो देयर विल बी नो डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ वेलफेयर। और इफ देयर इज कंज्यूमर गुड्स कैपिटल गुड्स, ठीक है ना, तो देयर विल बी वेलफेयर, तो वो एक अच्छा इंडिकेटर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। सिमिलरली जो हमारा थर्ड पॉइंट है दोस्तों, थर्ड पॉइंट हमारा है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। ये वाला पॉइंट दोनों पॉइंट से अपोजिट है। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज बिना मुद्रा के किए जाने वाले लेन देन, जिसको हम बार्टर सिस्टम से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम किससे कनेक्ट कर सकते हैं? बार्टर सिस्टम। एज यू नो दैट बार्टर सिस्टम क्या होता है? जिसके अंदर गुड्स के बदले में गुड्स को परचेज किया जाता था और है भी, आज भी चलता है, हमारे यहाँ पर होता है। विलेजेस के अंदर, रूरल सेक्टर के अंदर ऐसा होता है, मजदूरों को काम पर लगा लेते हैं, वर्कर्स को फसल को काटने के लिए, और बाद में उनको जो मजदूरी दी जाती है उनमें से ही फसल प्रोडक्शन का ही कोई पार्ट दे देते हैं, ठीक है, होता है बहुत सा। देखो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज का मतलब ये कि किसी बंदे ने राइस का प्रोडक्शन किया, किसी को देकर वीट ले लिया, वेजिटेबल्स ले लिया, एक्सचेंज कर लिए, ठीक है दोस्तों। ये पॉइंट इन दोनों से अपोजिट है। अपोजिट कैसे? देखो इस पॉइंट से वेलफेयर बढ़ेगा, इस पॉइंट से क्या होगा? वेलफेयर बढ़ेगा। मान लो मेरे दोस्तों रूरल सेक्टर के अंदर लोगों ने नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज किए, बिना पैसों के लेन देन, किसी ने किसी को वेजिटेबल्स दे दिए, बदले में राइस मिल गया, वीट मिल गया, ठीक है, किसी ने किसी को गाय का दूध दिया है, मिल्क दे दिया, उसने उसके बदले में कुछ और दे दिया, ठीक है ना। इस तरह से हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे ट्रांजेक्शन चलते रहते हैं। अब लोगों ने गुड्स एंड सर्विसेज तो यूज़ किए ना, तो वेलफेयर तो बढ़ रहा है, लेकिन क्योंकि ये ट्रांजेक्शन मार्केट में नहीं आए, तो इसका मतलब ये दीज ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन द जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी। इनको हमने अपने जीडीपी के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सके, नहीं कर पाए। वी कुड नॉट इंक्लूड दिस ट्रांजेक्शन, सच ट्रांजेक्शन इन द कैलकुलेशन इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि मार्केट में ही नहीं आए,
तो देखो इससे क्या हुआ, इससे हमारे जीडीपी पर तो कोई असर नहीं पड़ा, जीडीपी तो एज इट इज़ है, बट वेलफेयर क्या हो गया, बढ़ गया, अपोजिट है, इसलिए ये भी लिमिटेशन है। देखो लिमिटेशन नहीं हो इसके लिए क्या होना चाहिए, जीडीपी बढ़ता है वेलफेयर भी बढ़ना, दोनों साथ साथ बढ़ने चाहिए। इन दोनों पॉइंट में क्या हुआ, ये बढ़ गया मगर ये नहीं बढ़ा, इसलिए लिमिटेशन। इस वाले पॉइंट में क्या हुआ, वेलफेयर बढ़ गया बट जीडीपी नहीं बढ़ा, मतलब विदाउट इंक्रीज इन जीडीपी देयर इज वेलफेयर इन द इकोनॉमी, द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल हैज राइजन। ठीक है ना, बढ़ गया वो तो ऑलरेडी बढ़ गया विदाउट इंक्रीज इन जीडीपी, तब भी ये लिमिटेशन है। और फोर्थ वन इज द लास्ट अकॉर्डिंग टू यूर सिलेबस, पॉइंट तो और भी है, ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू यूर सिलेबस जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो क्या है, एक्सटर्नैलिटीज। एक्सटर्नैलिटीज का मतलब होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द सोसाइटी विच में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, विच में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव की बात करूं तो एक्सटर्नलिटीज का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द पीपल, लोगों के आसपास का जो एनवायरनमेंट है, एनवायरमेंटल है वो एनवायरनमेंट है जो वो। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, पहले नेगेटिव बताता हूँ क्योंकि लोगों को आजकल नेगेटिव बातें ज़रा जल्दी समझ में आती हैं। देखो नेगेटिव बातें बताता हूँ, जैसे मेरे बच्चों, जैसे कि मान लो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण करने के लिए हमने क्या किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए हमने बहुत सारे जो पेड़ पौधे थे, ट्रीज वगैरह, उनको काट दिया क्योंकि इंडस्ट्रीज लगानी थी, एनवायरनमेंट को नुकसान हुआ। इंडस्ट्रीज लगी तो उनसे शोर हुआ, साउंड पोल्यूशन हुआ, उनसे साउंड पोल्यूशन भी हुआ, उनसे एयर पोल्यूशन भी हुआ, उनसे वाटर पोल्यूशन भी हुआ, तो ये सब हुआ, ठीक है। अब इसकी वजह से लोगों के हेल्थ के ऊपर क्या हुआ, असर हुआ। आप देखते हैं कि जहाँ पर केमिकल या कुछ अलग इंडस्ट्रीज लगी होती हैं तो आसपास के लोग, वहाँ वो इंडस्ट्रियल एरिया होता है या तो, लेकिन अगर किसी रेजिडेंशियल जगह लग जाए तो आसपास के लोगों के हेल्थ के ऊपर असर पड़ने लगता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, एक तो जो एग्रीकल्चर लैंड थी वो कम हो गई, एक नुकसान। दूसरी बात, ट्रीज वगैरह कम हुए, वो भी कम हो गए, हमारे लिए ग्रीनरी हमारे लिए कम हुई। तीसरी बात, पॉल्यूशन हमारा बढ़ गया। तो मेरे बच्चों इंडस्ट्रियलाइजेशन से जीडीपी तो बढ़ जाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन विल इंक्रीज द जीडीपी, या एक्सेस यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ करो, जीडीपी बढ़ जाएगा। मगर क्योंकि आगे चलकर या इसका लोगों के ऊपर अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ रहा, लोगों के हेल्थ के ऊपर बुरा असर पड़ रहा है, तो वेलफेयर नहीं हो रहा। तो इसीलिए एक्सटर्नलिटीज़ का नेगेटिव पॉइंट बताता है कि भाई जीडीपी तो बढ़ जाएगा बट वेलफेयर नहीं होगा, तो इसलिए गुड इंडिकेटर नहीं है। पॉजिटिव इफेक्ट का मैं एक एग्जांपल देता हूं जो नॉर्मली बुक में दिया जाता है, पहले वो देता हूं फिर मैं एक अपनी तरफ से देता हूं जो एग्जाम में आया हुआ है। पॉजिटिव का मतलब पता है क्या, एक एग्जाम्पल जो बुक में दिया जाता है वो दिया जाता है गार्डन। जैसे अच्छी जगहों पर, जैसे मैंने गोवा में देखा है, आपने देखा हो गोवा में अच्छी लोकेलिटी के अंदर लोगों के घर होते हैं तो घर के आसपास उनके गार्डन वगैरह भी होता है। हमारे यहाँ दिल्ली में तो क्या होता है, गार्डन तो भूल जाओ, कॉलोनी के अंदर पार्क भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो गोवा के अंदर देखा है कि जैसे घर होते हैं, घर के आसपास गार्डन होता है, अच्छी सोसाइटी बनी होती है, सभी नहीं मतलब होती हैं, कुछ हैं भी, हमारे यहाँ पर भी हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर लोग गार्डन मेंटेन करते हैं, एक सोसाइटी के लोग अपने घर के बाहर ग्रीनरी और इस एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं, तो देखो वहाँ पॉल्यूशन लेवल कम होगा, एयर वहाँ की थोड़ी सी क्लीन होगी, थोड़ा जो हेल्थ भी है वो भी अच्छी होगी। तो ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है, लोगों का वेलफेयर बढ़ रहा है। अपोजिट है, इसका अपोजिट है। यहाँ पर क्या था, जीडीपी बढ़ रहा था, वेलफेयर नहीं। यहाँ पर क्या हो रहा है, लोगों का वेलफेयर बढ़ रहा है मगर ये जीडीपी में इंक्लूड नहीं हो रहा, इसलिए एक्सटर्नलिटीज इज एन अनदर लिमिटेशन ऑफ जीडीपी एज एन इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। यही हमारे 4 सिलेबस है, इन चारों में से एक आता है। मैं इसका एक और अलग एग्जाम्पल बताता हूँ जो अभी रिसेंटली एग्जाम में आया था। जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि रिसेंटली हमारे इंडिया के अंदर योगा के ऊपर गवर्नमेंट ने काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया और उसके ऊपर काफ़ी पैसा भी खर्च हुआ योगा को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, अच्छी बात है, लोगों ने योगा को लोगों को प्रमोट किया गया, गवर्नमेंट ने प्रमोट किया, इसके लिए एडवर्टीजमेंट या और बहुत सारी चीज़ें, एक्सपेंडिचर हुआ। मेरे बच्चों ये सब एक्सपेंडिचर जो होता ना, ये जीडीपी में इंक्लूड नहीं हो पाया, लेकिन इट हैज़ इंक्रीज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। इसने लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को क्या कर दिया, पहले से बेटर कर दिया। तो क्या हुआ, जीडीपी नहीं बढ़ा, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया, फिर से लिमिटेशंस।
तो ये 4 पॉइंट्स है मेरे दोस्तों, चारों में से कोई भी एक पॉइंट जो है 3 मार्क्स के अंदर आता है। मैंने पूरे कॉन्सेप्ट को एक क्लास के अंदर समझा दिया ताकि कनेक्शन बना रहे। 3 टॉपिक थे, वैसे लंबी क्लास हो गई कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप धीरे धीरे करके भी देखोगे तब भी समझ में आ जाएगा। तो ये 4 पॉइंट्स हमारे हैं कि जीडीपी, तो आप समझ गए ना, केवल जीडीपी का बढ़ना ही वेलफेयर का इंडिकेटर नहीं है। इंडिया के रेफरेंस में मैं आपको एक पॉइंट और बता देता हूँ, जैसे पॉपुलेशन रेट। मेरे बच्चों एक बात बताओ, हमारा इंडिया का जीडीपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन पॉपुलेशन रेट क्या है, उससे भी ज़्यादा बढ़ रही है। जीडीपी तो बढ़ रहा है, पॉपुलेशन रेट उससे भी ज़्यादा बढ़ रही है, तो क्या होगा, पर पर्सन इनकम, पर पर्सन इनकम को बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। एक व्यक्ति के हिस्से में आने वाली इनकम क्या होगी, कम हो जाएगी। इनकम भी बढ़ी, पॉपुलेशन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी, तो क्या होगा, एक बंदे के हिस्से में आने वाली इनकम मतलब पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री विल डिक्रीज। तो पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगी, उससे वेलफेयर नहीं होगा, समझे ना। तो इंडिया के रेफरेंस में पॉपुलेशन रेट को भी और भी पॉइंट होते हैं, बट आपके सिलेबस में ये 4 है, इसको भी ध्यान रखें, ठीक है ना। तो इसीलिए याद रखना जीडीपी, इन दो जीडीपी जो रियल एंड मॉनेटरी था उसमें से बेटर इंडिकेटर कौन सा है, रियल, और उन दोनों से भी बेटर इंडिकेटर कौन सा है, पर कैपिटा जीडीपी। और पर कैपिटा जीडीपी क्यों और अच्छा है, क्योंकि वो पॉपुलेशन को भी एडजस्ट कर लेता है और प्राइस को भी एडजस्ट कर लेता है। बहुत पॉइंट वाली बात बता रहा हूँ, अगर आपके समझ में आ गई ना तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना इस बात पर, ठीक है ना। तो ये चारों पॉइंट्स पूछे जाते हैं। ओवरऑल मिलाकर जीडीपी ही वेलफेयर का इंडिकेटर नहीं होता, कुछ लिमिटेशंस है। केवल हम नाचते रहते हैं, गाते रहते हैं, भाई जीडीपी बढ़ गया, जीडीपी बढ़ गया, ये तो देख लो भाई उसकी वजह से वेलफेयर नहीं हो रहा, समझे ना। तो दोस्तों मेरे हिसाब से कि अब मैं इस क्लास को ख़त्म करता हूँ, और इसी के साथ मेरा जो नेशनल इनकम का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ये लास्ट टॉपिक था, और इसके बाद हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मनी एंड बैंकिंग, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन नेशनल इनकम कंप्लीट कीजिए, ये 10 मार्क्स का है, जिसमें पेपर में मिनिमम टैक्स 10 मार्क्स का है, आएगा ज़्यादा क्योंकि इंटरनल चॉइस होगी दोस्तों, ठीक है ना। तो आप इसको पक्का कीजिए, 25% है, 40 मार्क्स में से 10 मार्क्स की अकेली ये यूनिट है। और फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक, न्यू क्लास के साथ फिर से आऊँगा आपके सामने। थैंक यू वेरी मच।